से उत्पन्न होने वाली कुछ गैसेस होंगी। इन्हीं गैसों को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहेंगे या हरित गैसें, हिंदी में कहते हैं हरित गैसें। और इनके कारण कुछ इसके प्रभाव होंगे और प्रभाव के बाद में इसको रोकने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे होंगे। वो प्रयास कुछ भारत के स्तर पे होंगे और कुछ वैश्विक स्तर पे होंगे। इतना टॉपिक कवर करने के बाद में आपका कोई प्री और कोई मेंस का कहीं का भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। ये प्री और मेंस को दोनों को कवर करेगा। तो आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग क्या है? क्या है ग्लोबल वार्मिंग? वायुमंडल में, देखिए वायुमंडल में सारी गैसें फिक्स रहती हैं। हमने आपको बताया था कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.3%। अदर गैसेस भी इसके अंदर वायुमंडल के अंदर हमें बहुत सारी मिलती हैं एटमॉस्फेयर में। इन गैसों के जो फिक्स एक वॉल्यूम है, इसमें चेंजेस होना, इंक्रीज होना और उनमें से भी कुछ गैसों में इंक्रीज होना, तो इसके कारण एटमॉस्फेयर का बैलेंस कम हो जाता है। जैसे हो सकता है ऑक्सीजन कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, या कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, ऑक्सीजन बढ़ जाए, नाइट्रोजन बढ़ जाए। तो इनके चेंजेस के कारण पृथ्वी पे कुछ इफेक्ट पड़ने लगेंगे। देखिए जब इनके अंदर कमी आने लगती है, इसके साथ साथ में डस्ट पार्टिकल बढ़ने लगते हैं, तो हमने आपको क्या बताया था, उसे ग्लोबल डिमिंग कहते हैं। और जब इनकी मात्रा में जो ये फिक्स आपकी गैसेस हैं, इनमें जब चेंजेस आने लगे और इनमें हरित गैसों का स्तर बढ़ने लगे, लेवल बढ़ने लगे, उसके कारण जो अर्थ पे प्रभाव पड़ते हैं, उसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी के टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ये होता कैसे है? देखिए हरित गैस, इसके दो कारण हो सकते हैं, होने के दो कारण। कौन कौन से कारण हो सकते हैं आपके? एक नेचुरल प्राकृतिक और एक होता है मानवीय। तो आइए नेचुरल समझने का प्रयास करते हैं। नेचुरल कौन कौन सी प्रोसेस ऐसी होंगी, नेचुरल कौन कौन सी ऐसी घटनाएं होंगी जिसके कारण जो हरित गैसें क्या है भी बताएंगे, जो हरित गैसें हैं उनका वायुमंडल में प्रभाव बढ़ जाता है। तो एक तो ज्वालामुखी से बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, रेडियन, बहुत सारी गैसेस उसके अंदर से रिलीज होती हैं। और क्या कारण हो सकता है? नेचुरल तरीके से फॉरेस्ट में जो आग लग जाती है, वनाग्नि के कारण भी हो सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है? हमने आपको बताया था कि लगभग 11 या 13 साल के अंदर में जब पृथ्वी पे अल नीनो और ला नीना की कंडीशन देखी जाती है, तो उस टाइम पे जब अल नीनो होता है तो पृथ्वी गर्म होने लगती है सन के रेडिएशंस के कारण। और इससे क्या होगा, वाटर वेपर निकलने लगती है ज़्यादा मात्रा में। तो एक इसकी घटना ये भी है, खगोलीय पिंड पृथ्वी का सूर्य के किरणों से, रेडिएशन से अधिक गर्म हो जाना, जैसे अल नीनो ला नीना में हमने आपको बताया था। और क्या कारण हो सकते हैं इसके नेचुरल? फिलहाल तो अभी इतने पे ही बात कर लेते हैं, जब लिखवाएंगे तो ज़्यादा डिटेल में आ जाएंगे। मानवीय कारण क्या हो सकते हैं? ज़्यादातर जिम्मेदार जो कारक हैं उन्हें हम मानवीय कारक ही कहते हैं। मानवीय कारक क्या है? अगर हम लोग देखें कि प्री और औद्योगिक काल था, जिस टाइम पे ब्रिटेन के अंदर और जितने भी डेवलप नेशंस हैं, यहाँ पे औद्योगिक क्रांति आई और इस औद्योगिक क्रांति ने इतनी तेज़ी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू किया, इतनी ज़्यादा मात्रा में जीवाश्म और फॉसिल फ्यूल्स को जलाने का प्रयास किया
कि जिसके कारण इनसे निकलने वाली गैसेस का धीरे 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 जो कंसंट्रेशन था वो एटमॉस्फेयर में बढ़ता गया। जब वो कंसंट्रेशन बढ़ता गया तो उसके कुछ प्रभाव पड़े। तो जब उसके कुछ प्रभाव पड़े तो देखिए फिर आपको वो 1995 का रियो समिट, अर्थ सम्मेलन और ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे आने लगी। तो देखिए ये होता कैसे है। सबसे पहले औद्योगिकरण आया। औद्योगिकरण में प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाया गया, ग्लोबलाइजेशन की संकल्पना लागू की गई। तो ग्लोबलाइजेशन की संकल्पना में दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया गया, और प्रोडक्शन करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत थी? एक मशीनीकरण की। और मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए, मशीनीकरण को चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? फॉसिल फ्यूल्स की। और फॉसिल फ्यूल सिस्टम पे हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल थे? कोयला, जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था कोयला, और जीवाश्म तेल, डीजल या पेट्रोल। इन दोनों के बर्निंग से क्या निकला? बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकली। इसके साथ साथ में जब हमने प्रोडक्शन बना लिया तो प्रोडक्शन को हमें ट्रांसपोर्ट भी करना था, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाना था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर था। तो उसके लिए भी यहाँ से माल को, तैयार माल को वहाँ भेजने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया, जिसमें प्लेन भी था, जहाज़ भी था, पानी का शिप जिसे कहते हैं, ट्रेन का यूज़ किया गया, ट्रांसपोर्टेशन का बस, ट्रकों का यूज़ किया गया, जिसके कारण और तेज़ी से ये चीज़ें बढ़ने लगी। तो औद्योगिक क्रांति के प्रभाव केवल डेवलप्ड नेशंस पे नहीं देखे गए, इसके कारण विकासशील देश जो हैं इन पे भी इसके प्रभाव देखे गए। इसके बाद फिर आपका क्या होता है कि ये हरित गैसें होती कौन सी हैं? हरित गैसें कौन कौन सी होती हैं आपकी? हरित गैसें कौन कौन सी होती हैं आपकी? देखिए हरित गैसें में आपका CO2 आएगा, वाटर वेपर आता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, और O3 आएगा, CFC गैसेस आएंगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आएंगे, और हेलोन, फिलॉन, बहुत सारी आपको चीज़ें इसके अंदर, मीथेन भी आएगी। तो इनके कारण होता क्या है? देखिए हरित गैसें निकलती हैं, और कहाँ कहाँ से निकलती हैं बताते हैं। देखिए जब भी हम कोयला या जीवाश्म फ्यूल जलाते हैं, हम लोग किस चीज़ के बने? हम लोग कार्बन के बने। हर चीज़ जितनी भी है, ज़्यादातर चीज़ें जो है वो कार्बन की बनी है। जब हम इन्हें जलाते हैं तो इनमें जो स्टोर कार्बन है वो रिलीज़ होता है, और जब कार्बन रिलीज़ होता है तो उससे क्या होता है? कंसंट्रेशंस वायुमंडल में उन चीज़ों का बढ़ने लगता है। तो जब हम पेट्रोल, डीजल, को जलाते हैं तो आपका कौन सा निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और जब हम कोयले को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 यहाँ से भी निकलती है। मशीनीकरण से जितना भी हम यूज़ करेंगे, जितना हम मशीनीकरण करेंगे, जितनी ज्वालामुखी फटेगी, जितनी आपकी वनों में आग लगेगी, इसके कारण ज़्यादा मात्रा में CO2 वगैरह, ये ग्रीन हाउस गैसेस आपकी निकलने लगती हैं। अब फिर जब ग्रीन हाउसेस गैसेस निकलती हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस से एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म होने लगता है, और जब एटमॉस्फेयर गर्म होने लगता है तो आदमी फिर इससे बचने के लिए क्या काम करता है? फ्रिज को चलाना शुरू करता है, AC का यूज़ करना शुरू करता है। जब वो फ्रिज का और AC का यूज़ करना शुरू करता है तो AC के अंदर हमने आपको बताया था कि AC को चलाने से नहीं निकलती। AC और फ्रिज का जब हम यूज़ करते हैं तो आफ्टर सम टाइम इनकी एक लाइफ होती है, तो आफ्टर सम टाइम ये ख़राब होते हैं। ख़राब होने के बाद इनको डिकम्पोज किया जाता है, तो डिकम्पोज करने के बाद इनके कंप्रेसर में जो गैस स्टोर होती है, जिसे हम R12 कहते हैं। R12 के अलावा और भी बहुत सी इसमें फ्रेगनॉन्स करके गैस आती थी, बहुत सारी गैसेस इसके अंदर यूज़ की जाती थी। इन गैसों के रिलीज़ होने से जो वायुमंडल पे हमारा प्रभाव पड़ता है, इन्हीं गैसों को हम लोग CFC गैसेस कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए होता क्या है,
बचने के लिए आदमी एसी का यूज़ करता है, एसी का यूज़ करता है, डिकम्पोज करता है, तो उससे और ज़्यादा टेम्परेचर हमारा बढ़ने लगता है। और दूसरी चीज़ ये कि एसी के आउटडोर से निकलने वाली गर्म हवा, जो निकलने वाली गर्म हवा है वो और ज़्यादा मात्रा में हमारे वायुमंडल को गर्म करने का प्रयास करती है। तो इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं, देखिए कैसे पड़ते हैं इफ़ेक्ट। ये हमारी मान लीजिए अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर ये हमारा एटमॉस्फेयर। तो हमने आपको बताया था ये सन, तो सन से आने वाली जो वेव्स होती हैं, जो हीट अर्थ पे आती है, जो एनर्जी आती है, वो शॉर्ट वेव के रूप में अर्थ पे आती है और अर्थ इसे एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती है और जितनी आती है उतनी ही मात्रा में लॉन्ग वेव से बाहर निकल जाती है। आने वाली वेव सन से कौन सी है, शॉर्ट वेव, और जाने वाली कौन सी है, लॉन्ग वेव। तो ये जो हमारा बैलेंस है सोलर सिस्टम का बजट, ये बना रहता है, जितना आया उतना चला गया, चीज़ें चलती रही अपने। लेकिन हुआ क्या ग्लोबल वार्मिंग में, हम लोगों ने नेचुरल या मानवीय कारकों से ज़्यादा ग्रीन हाउसेस को CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CFC गैसेस, इन सब का हमने ज़्यादा यूज़ किया। तो इन्होंने जाके क्या किया कि एक लेयर यहाँ पे क्रिएट कर दी एटमॉस्फेयर के नीचे। तो हुआ क्या कि ये जो लेयर इन्होंने ग्रीन हाउसेस ने क्रिएट करी, इसने शॉर्ट वेव्स को पृथ्वी पे आने तो दिया लेकिन जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। इससे क्या हुआ कि जितनी आई वो वहीं ट्रैप हो गई। अब इसके कारण जो है पानी भी आपका कहीं ना कहीं गर्म होने लगा। जब अर्थ गर्म होगी, देखिए IAS में क्वेश्चन भी आया था कि अर्थ जो है वो सन से गर्म नहीं होती, वायुमंडल में अर्थ के पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई लॉन्ग वेव से ही अर्थ गर्म होती है, सन से गर्म नहीं होती। तो हुआ क्या कि यहाँ तक इन गैसेस ने अर्थ को गर्म किया, अर्थ को गर्म किया तो आपका जो वाटर था ये भी वाटर वेपर में चेंज हुआ। तो दो गैसेस सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, सबसे ज़्यादा तीन, CFC कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ये CFC कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये यहाँ पे जाकर के ट्रैप हो गई। और यहाँ पे ट्रैप होने के बाद में इन्हें आने दी लेकिन जाने नहीं दी। इसलिए CO2 को ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ कहते हैं। CO2 और वाटर वेपर दोनों को मिला करके ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ। इन्हीं गैसेस के कारण देखिए, अगर इनकी मात्रा एक फिक्स है तो इसी के कारण पृथ्वी पे जीवन प्राप्त हुआ। सबसे पुरानी गैस हमारी CO2 है और सबसे नई गैस हमारी कौन सी है, O2 है। क्यों CO2 सबसे ज़्यादा हमारी पुरानी गैस है? जिस टाइम पे अर्थ हमारी ठंडी हो रही थी, जिस टाइम पे अर्थ हमारी गर्म थी और ठंडी होने के प्रोसेस में थी, तो इससे निकलने वाली गैसेस, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसेस CO2 थी, जिन्होंने पृथ्वी पे आकर के पृथ्वी पे आकर के सूर्य की रेस को एक लिमिटेड मात्रा में रोका, जिसके कारण पृथ्वी का एक टेम्परेचर मेंटेन हो पाया और उस मेंटेन होने के कारण पृथ्वी पर जीवन जो है संभव हो पाया। अन्य प्लेनेट पे और भारत पृथ्वी पे क्या डिफरेंस मिलेगा कि अन्य जो प्लेनेट हैं, अन्य जो ग्रह हैं, उन पे ये चीज़ें मिलती नहीं है, लेकिन पृथ्वी पे ही सन से एक निश्चित दूरी होने के कारण ये चीज़ें सारी की सारी बन पाई और पृथ्वी पे ही जो है आपका वायुमंडल बन पाया, जिसके कारण एक नियत टेम्परेचर मिला, एक फिक्स टेम्परेचर मिला और इस टेम्परेचर के कारण वो जीवन यहाँ पे संभव हो पाया। अब जब ज़्यादा मात्रा में CFC CO2 हमने छोड़नी शुरू करी तो उससे इफ़ेक्ट क्या हुआ कि बाहर नहीं जा पाई ये एनर्जी, यहीं ट्रैप होनी शुरू हो गई। जब एनर्जी ट्रैप होनी शुरू हो गई तो ये दोबारा से अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई।
और रिफ्लेक्ट हो गई, जिससे और ज़्यादा मात्रा में आपकी एनर्जी बढ़ने लगी, और ज़्यादा मात्रा में हीट बढ़ने लगी। और जैसे जैसे आपकी हीट बढ़ने लगती है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और इस टेम्परेचर से बढ़ने से कुछ प्रभाव होने शुरू हो जाएंगे हमारे। अब वो क्या क्या प्रभाव होंगे? सबसे पहला प्रभाव क्या होगा? जो अंटार्कटिक पे और आर्कटिक पे, जो आर्कटिक पे बर्फ जमा होती है, ये क्या होने लगेगी? पिघलने लगेगी। दूसरा क्या होगा? जो समुद्र का स्तर है वो क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तीसरा क्या होगा? जो समुद्र की ओशनिक धाराएं हैं, जो समुद्र की धाराएं हैं, वो धाराएं अपना जो है वो चीज़ें तेज करने लगेंगी। या तो लालिना आएगा या आपका अल्निनो आने लगेगा। नई नई बीमारियां पैदा होने लगेंगी, और जैसे ही नई नई बीमारियां पैदा होने लगेंगी, आदमी की मृत्यु होने लगेगी। कोरोना के काल में आपने देखा था, हालांकि कोरोना का इससे कोई संबंध नहीं है, कोरोना के काल में आपने देखा था कि बॉडियों को बहुत ज़्यादा ऐसे ही छोड़ दिया गया, और जैसे ही बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होती है, उसके अंदर बैक्टीरियल चीज़ें बढ़ने लगती हैं। आपने देखा होगा कि इक्वेटर के जितने आप पास आते रहेंगे, डिकम्पोज, किसी भी चीज़ का डिकम्पोज होने की रेट बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जितना हम फ्रीजिंग पॉइंट पोल्स की तरफ जाते रहेंगे, वहाँ पे डिकम्पोज होने की जो उसकी कैपेसिटी है वो कम होती है। तो पोल्स के आसपास में ज़्यादा मात्रा में डिकम्पोज होने लगती हैं चीज़ें, और डिकम्पोज होने के बाद में जैसे ही किसी चीज़ को हम लोग डिकम्पोज करते हैं, तो इससे कौन सी गैसेज निकलती है? मीथेन। मीथेन इज़ आल्सो ए ग्रीन हाउस गैस। ये भी और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने का प्रयास करती है। नई नई बीमारियाँ आएंगी। सी लेवल, समुद्र स्तर में बढ़ोतरी होने लगेगी। जैसे ही समुद्र स्तर में बढ़ोतरी होने लगेगी, तो वो लोग चीखने चिल्लाने लगेंगे, और यहीं से एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स का आपका नया सिनेरियो बनना शुरू करेगा। और देखिए, हमने कहा था कि हर सब्जेक्ट आपस में कोरिलेट है। तो द्वीपों की समस्या अलग होगी, तो यूनाइटेड नेशंस पे कुछ और कहेगा, चाइना कुछ और कहेगा, भारत कुछ और कहेगा, और धीरे धीरे जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ये एजेंडा बनने लगेगा। हर कोई अपने हितों के लिए उनको कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास करना शुरू कर देगा। बर्फ़ पिघलने लगेगी। जैसे ही बर्फ़ पिघलेगी, होगा क्या? हमारे यहाँ वाटर का सोर्स ज़्यादातर कौन है? रिवर। तो रिवर ज़्यादा सोर्स है। जैसे ही बर्फ़ पिघलने लगेगी, अभी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आना शुरू होगा, और पानी जब आना शुरू होगा तो बाढ़ की समस्या आपको देखने को मिलेगी। बांध टूटने लगेंगे। केदारनाथ वाला घटना क्या थी? केदारनाथ वाले घटना पे आपने देखा होगा कि कई झीलें आपस में फट गई थी। उन झीलों के साथ साथ में मानसून भी आकर के टकरा गया था। जब मानसून आकर के टकराया, तो दोनों के कारण इतना ठंडा पानी आया, लोग समझ ही नहीं पाए कि एकदम से इस चैनल में इतना तेज़ से पानी कहाँ से आया। बताई थी, देखिए हमने केदारनाथ वाली घटना। और जब पानी की ज़रूरत होगी, तो उस टाइम पे सूखा होगा। तो ये सब किस कारण हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और मानव को जीने के लिए क्या चाहिए? जल। जल दो तरीके से चाहिए। जब हमें खाना चाहिए, तो खाने के लिए हमें क्या चाहिए? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? इरिगेशन, सिंचाई करने के लिए, उसके लिए भी जल चाहिए। और मानव को जीने के लिए भी जो है पानी की कहीं ना कहीं नीड होती है। और जब ये दोनों ही चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी जल पे से, जब जल में, पृथ्वी पे से जल ही ख़त्म होने लगेगा, तो उसके बाद क्या कंडीशन आपकी आनी शुरू होगी? सूखे की। और सूखे के आने के बाद फिर मानव के जीवन पे कहीं ना कहीं अस्तित्व, मानव के जीवन अस्तित्व पे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाएगा। इसके बाद और क्या होगा आपका? मौसमी तंत्र में बदलाव होने लगेंगे। अगर ग्लोबल वार्मिंग होने लगा, जो ट्रेड विंड्स वगैरह हैं, जो प्रॉपर प्रचलित पवनें हैं, जो प्रचलित पवनें हैं, उनकी स्पीड में बढ़ोतरी देखी जाएगी। जैसे ही उनकी स्पीड में बढ़ोतरी होगी, तो हमने आपको बताया था जब अल्निनो लालिनो पढ़ाया था कि वाकर सेल की जो डायमेंशंस हैं वो बढ़ जाएंगे, प्रति चक्रवातीय घटनाएं उसमें बढ़ जाएंगी। तो जैसे ही लानिना आएगा, तो लानिना आने पर क्या होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में तो बारिश होगी और मैदानी क्षेत्रों में सूखा पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी क्राइसिस ये होगी कि बाढ़ के साथ सूखा होगा, कि मैदान में जो
चैनल हैं रिवर के वो इतने भर जाएंगे, वो फुल होकर चलेंगे, जिसके कारण जो है बाढ़ आएगी, लेकिन बरसात ना होने के कारण इलाकों में सूखा पड़ेगा। क्योंकि ITC हमने आपको बताया था, मानसून सिस्टम पढ़ाया था कि ITC-Z जो है आपकी हिमालय पे जाकर के शिफ्ट हो जाती है। तीसरी घटना क्या होगी? चक्रवातों में वृद्धि होने लगेगी। जैसे ही टेम्परेचर गर्म होने लगेगा तो हमने आपको बताया था कि जल की जो ऊष्मा की कैपेसिटी है होल्ड करने की, वो अर्थ से ज़्यादा है, इसलिए ओशन देर से गर्म और देर से ठंडे होते हैं, जबकि लैंड जो है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इससे क्या होगा? अर्थ पे हाई प्रेशर होगा, ओशन में लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा तो क्या बनने लगेगा? आपका चक्रवात फॉर्मेशंस होने लगेंगे, चक्रवात की सीरीज आने लगेगी, टाइफून जैसी चीज़ें होने लगेंगी। इससे क्या होगा? इन सब चीज़ों से, चक्रवात बनने से मानव जीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होने लगेगा, और फिर जब मानव जीवन अस्त व्यस्त होगा तो उससे भी डिकम्पोज चीज़ें होने लगेंगी, और जैसे डिकम्पोज होने लगेंगी तो फिर वो मीथेन गैस निकलेगी, वो वायुमंडल को और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देगी। और इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? जो वायुमंडल की एटमॉस्फेयर की, जब हमने आपको वायुमंडल पढ़ाया होगा तो उसमें एक हमने आपको 3D सेल्स आपको बताया था कि किस तरीके से ट्रेड विंड ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में लो प्रेशर हाई प्रेशर को मेंटेन करती हैं, और ये ही गैसेस देखिए कैसे काम करती हैं, बताते हैं। यही गैसेस आगे जा करके ये अर्थ है हमारी, ये इक्वेटर है हमारा, ये सन है हमारा। सन से रेज यहाँ जाएगी तो पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ मिलती है? 23.5 डिग्री के आसपास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के आसपास, इस एरिया में ज़्यादा वर्ल्ड का डेंसिटी यहीं प्राप्त होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा के बीच में, यहीं सबसे ज़्यादा हम लोग AC वगैरह का यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा रेज भी यही है, यहीं मिलती हैं, और गर्मी भी सबसे ज़्यादा यहीं होती है। तो यहाँ से जब कंडेंसेशन होकर के आपका ज़्यादा रेस पड़ेगी, तो रेस पड़ने के बाद में क्या होगा? यहीं आप लोग फ्रिज ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, यहीं आप आग भी ज़्यादा जला रहे हो, यहाँ के आदमी को गर्मी भी ज़्यादा लगती है, ठंड भी ज़्यादा लगती है। गर्मी लगी AC चला ली, ठंड लगा कोयला जला लिया, हर तरीके से वो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 और जितनी भी ग्रीन हाउस की गैसेस हैं, इन्हें इमिशंस करता जा रहा है। और जो देखिए आज का मानव जो है वो औद्योगिक मानव है, जो अपने हितों को साधने का प्रयास करता है, और हितों को साधने के लिए अधिकतम लाभ की संकल्पना के ऊपर काम करता है, और वो पृथ्वी के रिसोर्सेज को ध्यान में नहीं रखता, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा बढ़ाना चाहता है, कैपिटल को बढ़ाना चाहता है, इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा वो रिसोर्सेज का यूज़ करता है। तो इसीलिए देखिए 2012 और 13 से देखिए बजट में क्या आने लगा? सतत विकास। बताएंगे आगे चीज़ों को कि सतत विकास किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये संकल्पना क्यों लाई गई। तो CFC यूज़ करेगा, AC यूज़ करेगा, और यहाँ से निकलने वाली गैसेस हमने आपको बताया था ऊपर ट्रोपोस्फेयर में 18 से 8 किलोमीटर पोल्स की तरफ, यहाँ से ऊपर उठती हैं, उठने के बाद में फिर ये पोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, कुछ यहाँ भी गिर जाती हैं। देखिए हमने आपको सेल्स बताई थी, आपको 60 डिग्री वाली भी बताया था, नहीं शायद याद हो, तो याद होगा तो पता होगा। और यहीं से CFC गैसेस चली आती हैं पोल्स के पास में, और पोल्स के पास में जाकर के ये CFC गैसेस क्या काम करती हैं कि ओजोन इज़ आल्सो ए ग्रीन हाउस गैस। ओजोन की जो चैम्बरलिंग साइकिल है, हमने आपको बताया था कि ओजोन किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, उस साइकिल को ब्रेक कर देती हैं, तोड़ देती हैं। देखिए ओजोन के लिए हमने आपको बताया था O2, और जैसे ही इस पर अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती है तो O में कन्वर्ट हो जाता है ये, और O2 + O = O3, यही था ना ओजोन, इसे हमने चैम्बरलिंग साइकिल के रूप में आपको पढ़ाया होगा। और ये चीज़ ब्रेक होने लगती है, जैसे ही चीज़ ब्रेक होने लगती है, और यहाँ पे ओजोन में कभी छेद नहीं होता, इसकी लेयर जो है उसकी थिकनेस जो है कम होने लगती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन
होल, इसे ओजोन होल कहते हैं। तो ओजोन होल ये नहीं कि ओजोन ही खत्म हो गई वहाँ से, ओजोन खत्म नहीं हुई, ओजोन की जो थिकनेस है वो कम हो गई। तो सबसे ज़्यादा ओजोन कहाँ होगी? जहाँ सबसे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ मिलेगी? इक्वेटर के पास में। और सबसे कम अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ मिलेंगी? पोल्स के पास में। तो एक तो पोल्स के पास में रेज भी कम मिल रही है, और दूसरी चीज़ ओजोन भी कम बन रही है, और तीसरी चीज़ इसके अंदर यहाँ से CFC, क्योंकि ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में आप देखेंगे कि यहाँ का टेम्परेचर जो है -85 होता है और यहाँ का टेम्परेचर -45 होता है। तो यहाँ आपका हाई प्रेशर बनता है, यहाँ लो प्रेशर बनता है ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में, और यहाँ से गैस जाती हैं पोल्स के पास, और पोल्स के पास जाने के बाद में चीज़ों को ओजोन को डैमेज करने लगती है। जिसका क्या परिणाम होता है कि जब ओजोन लेयर आपकी फिल्ट्रेशन करती है अल्ट्रावायलेट रेज को, और वो सीधे अर्थ पे मूव कर जाती हैं, और अर्थ पे मूव करने के बाद में आपको कैंसर जैसी बीमारियां होने लगती है। कैंसर इज़ ए नाउअडेज कैंसर इज़ ए वेरी नॉर्मल डिजीज़, हर किसी आदमी को है। अगर हम डाटा देखें तो 5 घरों में से 1 घर में आज के टाइम पे कैंसर मिलना लगता है, और वो कई टाइप का हो सकता है। तो उसका कौन है जिम्मेदार? आप या हम सब। इसके बाद इसके बारे में कुछ वैश्विक काम किए गए और कुछ भारतीय काम गए। देखिए अभी लिखवा देंगे सब टोटल, थोड़ा समझ लीजिए पहले। वाटर वेपर जो है आपकी एक ग्लास इफेक्ट को बनाती है। ग्लास इफेक्ट क्या है कि जो पहाड़ी एरिया हैं, पहाड़ी एरिया ठंडे होते हैं। देखिए पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट जो है वो एक पहाड़ पे मिल जाती है। वो बताया था हमने कि कैसे आपको क्लाइमेट पूरे वर्ल्ड की मिल जाती है उसके ऊपर। तो पहाड़ पे अगर आप देखेंगे तो पहाड़ पे होता क्या है कि मतलब फल को, सब्जियों को और फूलों को उगाने के लिए एक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो लोग क्या काम करते हैं कि खेत के ऊपर एक शीशे का घर बना देते हैं, शीशे से उस खेत को ट्रैप कर देते हैं। तो उस शीशे को जब वो ट्रैप कर देते हैं तो जो शॉर्ट वेव सन्स की उस शीशे के अंदर आ जाती है। लेकिन शीशा क्या काम करता है? उसे आने देता है लेकिन उसे बाहर जाने नहीं देता, जिसके कारण क्या होता है वो टेम्परेचर वहाँ का मेंटेन हो जाता है। यही काम वाटर वेपर भी करती है। वाटर वेपर क्या काम करती है? आने तो देती है लेकिन जाने नहीं देती, जिसके कारण क्या होता है धीरे धीरे और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो और ज़्यादा पानी गर्म होता है, पानी गर्म होता है वाटर वेपर बनती है, वाटर वेपर बनती है तो और ज़्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और धीरे 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 यही सीरीज चलने लगती है और ग्लोबल वार्मिंग को जन्म कहीं ना कहीं दे देती है। इसे ही हम ग्लास हाउस इफेक्ट भी कहते हैं कि अर्थ का प्रेशर कुकर की तरह, या अर्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर दोनों के साथ में इस तरीके से कंडीशन में चेंज हो जाना कि टेम्परेचर का